हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। तीन मायावी भाई। कृष्ण नगर में राधा अपने बेटों के साथ रहा करती थी। उसके तीन बेटे थे। वो तीनों जुड़वा थे, जिस वजह से उन तीनों में ज्यादा अंतर नहीं था। वही तीनों में ही अलग अलग विधाएं थी, यानी कि तीनों मायावी थे, क्योंकि राधा खुद मायावी थी। उसने एक किसान से शादी की थी, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आ गया था और अब वो उसी के साथ जीवन बिताती थी। पर राधा के पति की मौत एक हादसे में हो जाती है, जिसके बाद से वो अपने बेटों को खुद ही पालती है। उसके बेटे अब जवान हो चुके थे, वहीं राधा काफी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन की बात है, उसका बड़ा बेटा मोहन लकड़ियां लेकर आता है। तभी राधा उससे कहती है, अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग किसी दूसरे गांव में चलें, क्योंकि इस गांव में तो कोई भी काम नहीं है। इस तरह तुम लोग कैसे गुजारा कर पाओगे? आप चिंता क्यों कर रही है माँ? वैसे भी हम लोग कोई साधारण नहीं है, मायावी है, मायावी। मुझे पता है, इसी बात का तो डर है। अगर किसी को पता लग गया कि तुम तीनों भाई मायावी हो तो क्या होगा? तभी वहाँ पर उसका बीच वाला लड़का मदन भी आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, आप चिंता क्यों करती हैं माँ? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी आपने ही हमें सिखाया है कि हम तीनों को साथ रहना चाहिए। मुझे पता है बेटा, पर आज की दुनिया बहुत ही खराब है। तुम लोग संभल कर रहो। वैसे तुम्हारा छोटा भाई चंदन नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? अरे माँ, वो हमारे लिए भोजन लेने गया है, अभी आता ही होगा। तो ऐसे आज मुखिया मिला था, कह रहा था कि उसके कुछ रुपए उधार है। हाँ, पैसे तो उधार है, पर कैसे उसके पैसे चुकाएं? हमारे पास तो कोई चीज ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी वो मुखिया बहुत ही बड़ा चोर है, चोर। उसके पैसे दो या मत दो, एक ही बात है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम किसी के पैसे मार नहीं सकते हैं। पर माँ, आपको तो पता है ना, वो मुखिया कितना बड़ा ठग है। हमेशा लोगों को ठगता ही रहता है वो। मुझे पता है बेटा, पर जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तब तक चंदन भी खाना लेकर आ जाता है और इसके बाद राधा अपने बेटों के लिए खाना पकाती है। वहीं वो लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि भले ही वो कोई भी काम धंधा ना करते हों, पर वो अपनी शक्तियों से इतना तो कर ही लेते थे कि उनका गुजारा आराम से हो जाता था। पर एक बार की बात है, मुखिया उन लोगों के घर आता है और राधा से बोलता है, अरे राधा, कितने दिन हो गए हैं, पैसे लौटाने रही है क्या? पैसे लेकर ऐसे बैठ गई हो जैसे उन पर तुम्हारा ही हक है। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? लौटा दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तीन तीन जवान लड़के हैं, उनसे कहती क्यों नहीं? वो कुछ काम धंधा करे, हमेशा इधर उधर डोलते रहते हैं। आपको तो पता ही है, हमारे गांव में कोई भी काम नहीं है, इसी वजह से। अब पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। तब तक वहाँ पर उसके तीनों लड़के भी आ जाते हैं और वो लोग जब अपनी माँ और मुखिया की बात सुनते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। और जब मुखिया चला जाता है तो मोहन कहता है, हम लोग इस तरह अपना जीवन नहीं गुजार सकते हैं। हम लोगों में सभी शक्तियाँ हैं, मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ, वही मदन गायब हो सकता है, चंदन अपने शरीर को किसी पहाड़ की तरह बड़ा कर सकता है। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सुनकर राधा किसी सोच में डूब जाती है और काफी देर सोचने पर वो अपने तीनों लड़कों से कहती है, अब तो इसका एक ही हल है, तुम्हें मेरू पहाड़ पर जाना पड़ेगा। उस पहाड़ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिन पर मोती लगते हैं। पर माँ, मोती तो सिर्फ समुद्र में होते हैं। मुझे पता है बेटा, पर वो मायावी पहाड़ है। मैं वहाँ पहले आया जाया करती थी। तुम यही मान लो कि वो तुम्हारी नंसार है। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपनी माँ से कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम सभी लोग मेरू पहाड़ पर जाएंगे, क्योंकि वहीं से अब हमारी गरीबी दूर हो सकती है। पर वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, संभाल कर जाना। इसके बाद अगले दिन वो अपनी माँ से आज्ञा लेकर उसी पहाड़ के लिए निकल जाते हैं। अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर वो लोग चलते जा रहे थे।
लगभग पूरे दिन का रास्ता तय करने के बाद शाम के समय वो लोग मेरू पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ देखने में ज्यादा ऊंचा नहीं था, पर उस पहाड़ की सुंदरता देखने लायक थी। तभी मोहन कहता है, माँ तो कह रही थी यहाँ पर खतरा है, पर यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। चलो हम लोग इस पहाड़ पर जाकर देखते हैं। और ये कहकर वो तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है। उस राक्षस को देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। इस पर चंदन कहता है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं अभी इस राक्षस से निपट कर आता हूँ। और ये कहकर चंदन अपने शरीर को किसी पहाड़ की तरह बड़ा कर लेता है और उस राक्षस के सामने पहुंच जाता है। जब राक्षस उसे देखता है तो वो काफी हैरान होता है और वो उससे कहता है, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? मैं चंदन हूँ, मैं यहाँ से मोती लेने आया हूँ। नहीं, ये मेरा पहाड़ है, यहाँ से कोई भी मोती नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें मोती लेने हैं तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। वही चंदन ने पहले ही अपने भाइयों को योजना बता दी थी कि उन्हें क्या करना था। और इसके बाद चंदन और वो राक्षस लड़ने लगते हैं। वहीं मदन गायब होकर मोती के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मोतियों को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं मोहन भी एक बंदर का रूप ले लेता है और वो भी इधर उधर उछलकर मोतियों के पेड़ों पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो मोती तोड़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब चंदन ये सुनिश्चित कर लेता है कि उसके भाइयों ने मोती ले लिए हैं, तो वो राक्षस से कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अभी तुम्हें धूल चटा देता। ये तो वक्त ही बताएगा, वैसे भी ये मेरी नंसार है तो मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। इस पर वो राक्षस काफी हैरान होता है और वो चंदन से कहता है, मैं कुछ नहीं समझा, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर चंदन राक्षस को अपनी माँ के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि राक्षस उसकी माँ का भाई था और उसने चंदन से कहा था, अरे वाह, इसका मतलब तो तुम मेरे भांजे हुए, तभी तुम मेरी तरह ताकतवर हो। तुम्हारे बाकी भाई कहाँ हैं? इस पर चंदन अपने दोनों भाइयों को बुलाता है। वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। अब चंदन भी सामान्य हो गया था और वो राक्षस भी अब अपने सामान्य रूप में आ गया था। और जब वो सामान्य रूप में आता है तो वो भी उन्हीं की तरह एक इंसान बन जाता है और वो उन तीनों से कहता है, अरे अगर तुम लोग पहले बता देते तो क्या हो जाता। मैं तो बेफालतू में ही डर गया, क्योंकि ये पहाड़ी मायावी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान आए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, इंसान कितने मतलबी हो जाते हैं। हाँ, हमें पता है, इसलिए माँ चाहती है कि हम लोग उस गांव से निकलकर इसी पहाड़ पर रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी बहुत सालों से अपनी बहन को नहीं देखा है। तुम लोग यहीं आकर रहो, मेरी भी यही इच्छा है। वैसे भी बाहर की दुनिया तुम लोगों के लायक नहीं है। इसके बाद राक्षस उन लोगों से काफी देर तक बात करता रहा और फिर उसने उन लोगों को काफी सारे मोती दिए। फिर वो तीनों वहां से चले आए और उन्होंने मोतियों को बेचकर बहुत सारे पैसे लिए। पैसे लाने के बाद वो सीधा मुखिया के पास गए और उसे पैसे दे दिए। इसके बाद वो घर आ गए और अपनी माँ से कहा, माँ चलिए अब हमारे यहाँ से चलने का समय आ गया है, क्योंकि हमें पता लग गया है माँ, ये हमारी असली दुनिया ये नहीं बल्कि वो पहाड़ है। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वो सभी लोग उसी मेरू पहाड़ पर चले जाते हैं। जादुई मोमोज। एक शहर में लक्ष्मी मोमोज बेचा करती थी। वो शहर पैसा कमाने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उसके पति को दिल की बीमारी थी, जिस वजह से उसे ही सब कुछ देखना पड़ता था। वो अभी तो अकेली ही आई थी, क्योंकि उसने सोचा यदि काम अच्छा चलने लगा तो वो अपने पति को भी यहीं बुला लेगी और उनका इलाज करवा देगी। वहीं भगवान की कृपा से लक्ष्मी का काम काफी अच्छा चलने लगा था। सभी लोग उसके मोमोज की दीवाने हो गए थे, पर लक्ष्मी के सामने ही एक दूसरी मोमोज की दुकान थी और उस पर रमेश बैठा करता था, जो लक्ष्मी को देखकर काफी जला करता था। जब से उसने मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगाया है,
तब से मेरी मोमोज की दुकान ठप ही हो गई है। कोई भी मेरे मोमोज को खाने नहीं आता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा था। भले ही उसने अपने ठेले को ही दुकान बना लिया हो, सभी उसके मोमोज रोजाना खाने के लिए आया करते थे। अरे लक्ष्मी बहन, तुम्हारे मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट है। ऐसे मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। अरे भैया, ये सब तो हाथों का कमाल है। मैं गांव की हूँ तो मुझे मसालों का अच्छा ज्ञान है, इसी वजह से। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारे मोमोज भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो रोजाना तुम्हारे मोमोज ही खाता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और जब उसका काम काफी अच्छा चलने लगता है तो वो अपने पति गोपाल को भी शहर बुला लेती है और वो अपनी पत्नी का काम देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और अपने पत्नी से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छा सेट कर लिया है। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। पर मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उल्टा तुम ही मेरी कितनी देखभाल कर रही हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ तो ये मेरा फर्ज ही है। आप इन सब बातों को मत सोचिए और खुश रहिए। चलिए, मैंने आपके लिए मोमोज बनाए हैं, जरा खाकर बताइए कैसे बने हैं। जब गोपाल ने मोमोज खाए तो वो बहुत ही हैरान हुआ क्योंकि उसने इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी भी नहीं खाए थे और उसने अपने पत्नी से कहा, अरे वाह, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए तुम्हारी इतनी दुकानदारी होती है। समझ गया मैं। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। इस सच में उसके मोमोज बहुत ही अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो लक्ष्मी के मोमोज का काम ठप करके रहेगा। और एक दिन जब लक्ष्मी ठेले पर नहीं होती है तो वो उसके ठेले पर चुपचाप जाता है और उसकी चटनी में कुछ मिलाकर वापस आ जाता है। जब लक्ष्मी वापस आती है और वो जब लोगों को मोमोज देती है तो उन्हें खाकर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे मोमोज खाने से लोगों की तबीयत कैसे खराब हो गई? मैंने तो इसमें कोई गलत चीज भी नहीं डाली। और अगले दिन से लक्ष्मी के मोमोज बिकना बहुत कम ही हो जाते हैं। अरे भैया, आओ ना, अब मोमोज क्यों नहीं खा रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। कल खाकर मेरे पेट में पूरे दिन दर्द हुआ। पता नहीं तुमने क्या मिला दिया। अरे भैया, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया था। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाए थे। अब पता नहीं क्या हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है। अब हम तुम्हारे मोमोज नहीं खाएंगे। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है और उसका काम पूरी तरह ठप हो जाता है। ये देखकर रमेश मन ही मन खुश होता है क्योंकि अब सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगे थे। ये देखकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे अभी भी पैसों की जरूरत थी। अभी उसके पास इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं हो पाए थे। एक दिन लक्ष्मी उदास होकर अपने घर पर बैठी हुई होती है। तभी वहां पर एक जादूगर आता है और वो लक्ष्मी को उदास देखकर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। और इसके बाद वो जादूगर को पूरी बात बताती है। जादूगर जब लक्ष्मी की बात सुनता है तो उससे कहता है, अगर मैं तुम्हारे मोमोज को जादू ही कर दूं तो कैसा रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है? अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है। मैं जादूगर हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस इसके बदले में तुम्हें एक प्लेट मोमोज खिलाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। और ये कहकर लक्ष्मी मोमोज बनाती है और जादूगर मोमोज खा लेता है। इसके बाद वो लक्ष्मी को एक मसाला देता है और उससे कहता है, इस मसाले को अपने मोमोज में डाल देना, जिससे जो कोई भी मोमोज खाएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से वो फिर से मोमोज लगाने लगती है, जिसे देखकर रमेश काफी हैरान होता है क्योंकि कई दिनों से उसने ठेला नहीं लगाया था। जब लोग उसके मोमोज खाते हैं तो उनके पेट में जो दर्द था वो दर्द ठीक हो जाता है। जिन्हें सिर दर्द था उनका भी दर्द सही हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं
और वो लक्ष्मी से कहते हैं, अरे लक्ष्मी, तुमने अपने मोमोज में क्या जादू कर दिया है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो दूर कैसे हो गया? अरे ये सब तो जादुई मोमोज का कमाल है। मेरे मोमोज अब जादुई हो गए हैं। क्या तुम्हारे मोमोज जादुई है? तो फिर मुझे 4-5 प्लेट दे दो यार, मैं अपने घर वालों को भी यही खिला दूंगा, जिससे उनकी सारी बीमारी दूर हो जाए। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है और वो उस आदमी को मोमोज दे देती है। अब तो सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर रमेश बहुत गुस्से में आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दुकान इस तरह बंद नहीं हो सकती है। आखिर इसने अपने मोमोज को जादुई कैसे कर लिया? मुझे पता लगाना ही होगा। और ये कहकर वो उसी जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है, आपने जो मसाला लक्ष्मी को दिया है ना, वही मुझे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी बिक्री मुझसे ज्यादा हो। पर तुम ये क्यों नहीं चाहते? वो तो अपना काम आराम से कर रही है, तुम भी अपना काम आराम से करो। मैं तुम्हें भी मसाला दूंगा, तुम्हारे भी मोमोज खूब बिकेंगे। नहीं, मुझे तुम ऐसा मसाला दो जिससे लक्ष्मी के सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आने लगे। मैं सबसे अमीर होना चाहता हूँ। ये सुनकर जादूगर समझ जाता है कि रमेश के मन में लालच है और वो रमेश को एक मसाला पकड़ा देता है और उससे कहता है, जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और इसके बाद रमेश अपनी दुकान पर आता है और वो अपने मोमोज में वो मसाला मिलाकर बेचना शुरू कर देता है। जो भी उसके मोमोज खाता है उनका पेट खराब हो जाता है और वो उसकी दुकान को छोड़कर भाग जाते हैं और लक्ष्मी की दुकान पर आ जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत ही दुखी होता है और लोग भी उसकी दुकान बंद करवा देते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि किसी की भी तबीयत खराब हो, जिस वजह से रमेश को दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं जब लक्ष्मी लोगों से इस बारे में पूछती है तो एक आदमी कहता है, अरे उसने अपने मोमोज में पता नहीं क्या मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे हम सभी का पेट खराब हो गया था। वो तो अच्छा था, हमारे जादुई मोमोज है जिससे हमारा पेट फिर से सही हो गया, इसलिए हमने उसकी दुकान बंद ही करा दी। ये सुनकर पहले तो लक्ष्मी को थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चल रहा था और उसने कुछ ही दिनों में अपने पति के इलाज के लिए पैसे भी जमा कर लिए थे और उसका इलाज भी करवा लिया था। और अब वो और उसका पति मिलकर मोमोज का ठेला चलाते थे और उनके जादुई मोमोज पूरे शहर में फेमस हो गए थे। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ भी ऊपर वाला बुरा ही करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।